नमो नमः छात्रेभ्यः। इदानीं वयं सप्तमं पाठं पठामः। वर्णानां संवादः, वर्णों का संवाद। द्वितीयघटकः अस्ति। पश्यतु अत्र अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ एते सर्वे स्वराः। ये सब स्वर है जिसका उच्चारण पूर्ण होता है, जिसके उच्चारण में हमें किसी की भी सहायता लेनी नहीं पड़ती, उनको हम स्वर कहते हैं। ठीक है, ये स्वर है। संस्कृत में स्वर के हम 3 भेद देखेंगे: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एवं संयुक्त स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? देखिए, ये जो स्वर है कुल कितने हैं? 13 त्रयोदशः स्वराः सन्ति। अ, आ, इ, ऊ, ऋ, ॠ, ॠ, ए, ऐ, ओ, औ। ऐसे 13 स्वर है, जिसमें ह्रस्व स्वर जो है वो 5 है। कौन से ह्रस्व स्वर है? अ, इ, ऊ, ऋ और ॠ। ॠ ये वैदिक भाषा में यूज़ होता है, तो ये 5 जो है ये ह्रस्व स्वर है। फिर दीर्घ कौन से? तो अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, ऊ का दीर्घ बड़ा ऊ और रू का दीर्घ क्या होगा? बड़ा रू। ये जो है बड़ा रू है। ठीक है, तो ऐसे 4 जो स्वर है इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वराः कथ्यन्ते। दीर्घ स्वराः के आ, ई, ऊ, ऋ। अनन्तरं ह्रस्व स्वराः के अ, इ, ऊ, ऋ, ॠ। ये ह्रस्व स्वर है। फिर ये बचे हुए ए, ऐ, ओ, औ, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर अर्थात जो 2 स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे ए जो है ना, वह अ अधिकम ए, ई, अ अधिकम ई तो बनता है ए। ठीक है, इस प्रकार यह जो 4 स्वर है वह किसी स्वरों से बने हुए। देखिए यहाँ पे आया है, यह ह्रस्व स्वराः अ, इ, ऊ, ऋ, ॠ। दीर्घ स्वराः आ, इ, ऊ, ऋ। संयुक्त दीर्घ स्वराः ए, अ अधिकम आ, पुरतः यदि ई आगच्छति तर्हि ए भवति। ऐ कैसे होता है? तो अ या आ के सामने जब ए या ऐ आ जाता है तो ऐ बनता है। ओ कैसा बनता है? तो अ या आ के सामने अगर ऊ आ गया तो बनता है ओ। और औ कैसा बनता है? तो अ, आ इनके सामने अगर ओ और औ आ गए तो बनेगा औ। और फिर स्वराश्रितौ है। स्वराश्रितौ किसे कहेंगे? अनुस्वारः विसर्गः च। स्वर के बगैर ये आते नहीं, स्वरों के साथ ही आने वाले यह होते हैं। कौन? विसर्गः, यानी जो 2 बिंदु आपको दिख रहे हैं उसको हम कहेंगे विसर्गः। अनंतरम अनुस्वारः, अनुस्वार तो सभी जानते हैं। ठीक है, अभी वर्णानां संवाद हमें ये अ से लेकर औ तक ये क्या बोल रहे हैं देखते हैं हम। वयं सर्वे स्वराः। वयं सर्वे स्वराः। वयम यानी हम सब यानी कौन बोल रहे हैं? ये स्वर बोल रहे हैं। स्वर बोल रहे हैं कि हम सब स्वर हैं। ऋ, ॠ एते अपि स्वराः। एते अपि स्वराः एव। ऋग्वेदः ऋषिः आदीनां शब्दानां अग्रस्थाने ऋ इति स्वरः। उन्होंने उदाहरण देकर भी बताया है। स्वर खुद बोल रहे हैं, स्वर खुद बोल रहे हैं कि हम सब स्वर है। और रू, रू, ये भी स्वर इनको भी स्वर कहते हैं। ऋग्वेद में हमें पता ही है कि वेद जो है वह पुरातन ग्रंथ है हमारे भारतीय संस्कृति के। तथा वेद 4 प्रकार के वेद है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें से ऋग्वेद यहाँ पर उन्होंने दिया है। वैसे चारों वेदों में यह शब्द आते हैं। हम भी ऋषि सब जानते ही है, ऋषि लिखते समय ऐसे ही ऋषि लिखा जाता है। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे इन शब्दों में ऋग्वेद, ऋषि, ऐसे शब्दों में हम अग्रस्थान में जो रु है वह मैं हूँ, ऐसा वह कह रहे हैं। रु इति स्वरः। अनन्तरम अनुस्वारः किं कथयति अहम अनुस्वारः किं कथयति सः अहम अनुस्वारः। वो बोल रहा है कि मैं अनुस्वार हूँ। अहम तु स्वराणाम आश्रयेण एव तिष्ठामि। अहम कुत्र तिष्ठामि, कहाँ रहता हूँ मैं? स्वराणाम आश्रयेण, स्वरों के आश्रय से रहता हूँ। किम मम उच्चारणं कर्तुमिच्छसि, क्या मेरा उच्चारण करना चाहते हो? तर्हि वद आम इम इति। बहुत सुंदर अवस्थी आम इम इति। उदाहरण के तौर पर कंठ, हंस, 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 सिंह, सिंह। सिंह बोलते समय का उच्चारण होता है सिंह। जब अनुस्वार पूरी तरह से आता है, कंठ में नहीं आएगा, क्योंकि कंठ में न आता है। क्यों आता है उसको अनुस्वार के नियम में हम देखेंगे आगे, क्यों कंठ में न आता है। ठीक है, अभी विसर्ग, अहम विसर्गः मम अपि उच्चारण स्वरैः सह भवति। मेरा भी उच्चारण स्वरों के साथ होता है। यदि मां वक्तुमिच्छसि तर्हि वद अह इहि उहु, अह इहि उहु। यदि अ के बाद में अगर आता है तो अह बोला जाता है, ई के बाद में आता है तो इही, ऊ के बाद में आता है तो ऊहू, ऐसे ऐसे विसर्ग बोल रहा है। अभी नेक्स्ट क्या है देखिए, कलर भी देखिए वहाँ पर कौन सा रंग है। ठीक है, और स्वर के लिए अलग अलग प्रकार का एक रंग दिया है। उसके बाद आहा, ये जो स्वराष्ट्रित है उनके लिए अलग है। उसके बाद जो अभी पाटल वर्णः अस्ति, गुलाबी कलर दिख रहा है आपको, यह सब व्यंजन है और ये 5 वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ऐसे 5 वर्गों के लिए उन्होंने अलग रंग में उसको लिखा है। तो क वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं देखिए, वयम व्यंजनानि। क वर्ग बोल रहा है कि हम व्यंजन हैं। वयम यानी हम सब व्यंजन हैं। वयम सर्वे सहोदराः, हम सभी मित्र हैं। क वर्गीयाः, हमें क्या कहते हैं? क वर्ग कहते हैं। अस्माकम उच्चारणम कंठे भवति, उच्चारणम करोतु, उच्चार अगर हमने किए तो वह कंठ से होता है। अतः वयम कंठ्याः, इसीलिए हम कंठ्य है। उच्चारण करके देखिए आप खुद, क, ख, ग, घ, ङ, इस प्रकार यह सभी कंठ से होता है, इसीलिए इनको कंठ्याः कहा जाता है। ठीक है, उसके पश्चात हम देखते हैं वयम अपि सहोदराः, च, छ, ज, झ, य। वयम अपि सहोदराः, हम भी मित्र हैं। ये एक दूसरे के मित्र है। कौन? च से लेकर य तक। ये सभी देखो हलंत है, इसमें जब अ जुड़ेगा तब वो च बनेगा, इसलिए बोलने में हम पूरा बोल नहीं सकते। च ऐसा नहीं लिखा है, च ऐसे लिखा है। वयमपि सहोदराः च वर्गीयाः अस्माकम् उच्चारणस्थानम अस्ति तालुः। हमारा जो उच्चारण स्थान है वह कौन सा है? तो तालुः।
तालु कहा जाता है। च, छ, ज, झ, ञ। जहाँ पर हमारी जीभ जो है, हमारी जिह्वा जो है ऊपर जो स्पर्श करती है उस भाग को कहते हैं तालु। हाँ, इसीलिए अतः वयम सर्वे तालव्याः, हम सब कौन है तो हम सबको तालव्य कहते हैं। ये च से लेकर य तक ये जो 5 वर्ण हैं इनको तालव्य कहते हैं। और कंठ्या किसे कहते हैं, क से लेकर ग, इसलिए ये 5 कह रहे हैं हम पांचों कौन है, मित्र हैं। च से लेकर य, ये पांचों बोल रहे हैं हम पांचों मित्र हैं। अभी ट से लेकर न, ट, ठ, ड, ढ, ण। वयं खलु ट वर्गीयाः, अस्माकम् उच्चारस्थानं वर्तते मूर्धा। मूर्धा, ट, ठ। तालु, तालु जहाँ पर है उससे भी थोड़ा अधिक पीछे, वहाँ पे जो स्थान है उसको बोलते हैं मूर्धा। और मूर्धा स्थान होने की वजह से इनको कहा जाता है मूर्धन्याः। वयम मूर्धन्याः, ये सब बोल रहे हैं ये पांचों कि हम कौन है तो हम मूर्धन्य हैं। वह जगह का नाम है। जैसे कंठ सभी को पता है ना, जिस जहाँ से हम आवाज़ निकालते हैं, कंठ, कंठ के बगैर तो होगा ही नहीं। लेकिन कंठ के लिए कौन से अक्षर है, क से लेकर ग तक, ठीक है। और तालु के लिए च से लेकर ञ तक, और उससे भी पीछे थोड़ा जाइए तो होता है मूर्धन्यः। मूर्धा अस्ति, तत्र के स्वराः आगच्छन्ति, ट, तः, न, त से लेकर न तक। अभी त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। बोलकर देखने से ही समझ में आता है कि ये सभी स्वर हम दांत के बगैर तो बोल ही नहीं सकते। जिनको दांत नहीं होते उनको यह शब्द बोलने के लिए बहुत समस्या होती है, बहुत समस्या होती है। यदि दंतः नास्ति तर्हि, फिर हमें बराबर उच्चारण उनके सुनाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमें उच्चारण करते समय त से लेकर न तक ये बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो देखिए, वयम त वर्गीयाः, त वर्गीयाः के त, थ, द, ध, न, ये सब त वर्गीयाः सन्ति। वयम दन्त्याः, हम दंत है, हम जो है वह दंत कहा जाता है हमें। कैसे, अस्माकम उच्चारणे जिह्वा दंतान् स्पृशति, हमारे उच्चारण के समय क्या होता है, जिह्वा यानी जीभ जो है वह हमारे दांतों को स्पर्श करती है। इसीलिए हम कौन है तो हम दंत्याः, इसीलिए हमें दंत्याः कहा गया है। उसके बाद 5वां वर्ग है प वर्ग। पहला वर्ग कौन सा है, क वर्ग। दूसरा वर्ग च वर्ग। तीसरा वर्ग ट वर्ग। चतुर्थ वर्ग त वर्ग। पंचमः वर्गः प वर्ग। अधुना प वर्ग पश्यतु। प, फ, ब, भ, म। ऐसे बोलते समय ही हमें समझ में आता है कि अगर हमें ओठ नहीं होते तो क्या हम ये अक्षर बोल पाते थे, बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये वर्ण क्या कहते हैं, देखो, वयम प वर्गीयाः, हम सब क्या है, प वर्ग के हैं। वयम प वर्गीयाः, वयम प वर्गीयाः। अस्माकम् उच्चारणस्थानं अस्माकम् उच्चारणे ओष्ठौ सम्मिलितः, हमारे उच्चारण में ओठ, हमारे ओठों को हम सम्मिलित यानी पास में लाते हैं, मिल जाते हैं। सम अधिकम मिल धातु अस्ति, सम मिल, सम्मिलितः यानी एक साथ आते हैं। वयम खलु ओष्ठ्याः, हम सब कौन है तो हम सब कौन है, ओष्ठ्याः। ओठों से हमें बोला जाता है, इसलिए हम ओष्ठ्याः।
पश्यतु वयं किं किं पठामः अधुना। स्वराः कति प्रकाराः सन्ति? ह्रस्वस्वराः, दीर्घस्वराः, संयुक्तस्वराः। अनन्तरं स्वर आश्रितौ ये सन्ति ते के? अनुस्वारः, विसर्गः च। अनन्तरं कतः पवर्ग वर्गाः सन्ति। पञ्चवर्गाः: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा है। अभी ये जो नीले कलर के बॉक्स में दिख रहे हैं आपको, नीले कलर के, एक नीला कलर जो दिख रहा है, इनको बोलते हैं मूर्धन्य। ये जो अक्षर है ये अंतस्थः कहते हैं इनको। जैसे य अहम तालव्यः, इनका उच्चारण स्थान क्या है? अहम तालव्यः। य क्या बोल रहा है कि मैं कौन हूँ? मैं तालव्य हूँ। र अहम मूर्धन्यः। र बोलते समय देखिए, जहाँ पे हम ट ठ ड बोल रहे हैं वहाँ से र का उच्चारण होता है, इसलिए वो मूर्धन्य है। और जहाँ पर हम च छ ज का उच्चारण करते हैं वहाँ पर होता है य का उच्चारण भी, इसलिए वह उसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और जिसका उच्चारण स्थान तालु होता है उसको बोलते हैं तालव्यः। अनंतरम ल बोलते समय दंत से स्पर्श करती है हमारी जिह्वा, इसलिए ल अहम दंत्यः ऐसा बोल रही है। व बोलते समय देखिए, दांत और ओठ दोनों का भी हमें उपयोग करना पड़ता है, इसीलिए यह है दंतोष्ठ्यः। व बोल कर देखना है बच्चों आपको, तभी आपको समझ में आएगा। व बोलते समय व ऐसे क्यों नहीं बोल रही मैं? क्योंकि वहाँ पे हलंत है, इसीलिए व ऐसे ही बोलना पड़ेगा। जब तक उसमें कोई भी आ की मात्रा नहीं आएगी तब तक वह पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये सभी व्यंजन है ना। अनंतरम अहम दंतोष्ठः। व किं वदति? अहम दंतोष्ठ्यः। वह बोल रहा है कि मैं कौन हूँ? मैं दंतोष्ठ्य हूँ। हाँ, उसके बाद यह देखिए, ये जो चार हैं, श और श में बहुत बार हमें जब उच्चारण करते हैं तब बहुत फर्क हमें समझ में नहीं आता। लेकिन अगर हम संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें शाला का और भाषा, ये जो श बोलते समय है, यह श का उच्चारण करना आना चाहिए। कैसे? श जब हम थोड़ी जीभ पलटाते हैं तब ये श बनता है, ये मूर्धन्य अस्ति। और जो श है वह तालव्य है, और तालु पहले आती है, उसके पीछे में थोड़ा सा स्थान है मूर्धन्य का, ये ध्यान में रखना है। तालु के शब्द कौन से हैं? तालु के व्यंजन कौन से हैं? च छ ज झ य। यहाँ पे जो आप उच्चारण कर रहे हो वहीं पे उच्चारण किसका होगा? श का होगा। शाला, शालिनी, ये जो श है वहाँ पर उसका उच्चारण होगा। लेकिन ट ठ ड ढ न, जहाँ पर हमारी जिह्वा जाती है वहाँ पर श का उच्चारण होगा। श, भाषा, विषय, इस प्रकार। तो देखते हैं, श किं वदति? यदा मम उच्चारणं भवति तदा जिह्वायाः मध्यः तालुं किंचित स्पृशति। जिह्वायाः मध्यः, जिह्वा का, हमारी जीभ का जो बीच का भाग है वो किंचित तालु को स्पर्श करता है। यथा शशकः वदतु तदा वयम अवगंतुम शक्नुमः। बोलिए तब हम समझ में आएगा। ठीक है, शशकः इति शब्दे अतः अहम तालव्यः। श जो है वो तालव्य है। श थोड़ी और जीभ पीछे लेकर जानी पड़ती है तब जाके श होता है, और इसीलिए तालु के और थोड़ा पीछे में जाएंगे तो वो स्थान कहता है मूर्धन्य। इसीलिए ये जो भाषा,
विषय, ये वाला जो श है, प निकालने के बाद जो हम आड़ी एक छोटी सी लाइन देते हैं उसको बोलते हैं श। यह श जो है, यह इसका स्थान है मूर्धन्यः। यदा मम उच्चारणं भवति तदा जिह्वायाः पृष्ठभागः मूर्धानं किञ्चित् स्पृशति। मूर्धानं, मूर्धानं, मूर्धान जो स्थान है उसको स्पर्श करती है। यथा षट्कोणः, 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 भाषा। विषय बोलते समय थोड़ा पीछे जाना, ये श और श की थोड़ा सराव करोगे तो आ जाएगा। यथा षट्कोणः इति शब्दे, अतः अहं मूर्धन्यः। स यदा मम उच्चारणं भवति तदा जिह्वायाः अग्रं दन्तान् किञ्चित् स्पृशति, यथा समीरः इति शब्दे, अतः अहं दन्त्यः, इसलिए मैं दन्त्य हूँ। थोड़ा स्पर्श होता है दंत का जब हम स बोलते हैं तब। तो स बोल रहा है कि मैं कौन हूँ, अहम दन्त्यः, मैं दन्त्य हूँ। ह, अहम कंठ्यः, ह बोल के देखिए, ह तो कंठ से ही आता है, इसीलिए वो बोल रहा है कि मैं कंठ, कंठ मम स्थानम कंठ्य अस्ति। क्ष, क्ष यह संयुक्त अक्षर है। क्ष बोलते समय देखिए क और श, यह दोनों का, श नहीं है, श जो मूर्धन्य वाला श है वो श आता है, तब यह दोनों के संयोग से कौन होता है, क्ष, क्ष। इसीलिए ये क्ष बोलते समय क का भी उच्चारण आना चाहिए और क्ष का भी उच्चारण होना चाहिए, और इसलिए ये दोनों व्यंजन मिलकर साथ में आते हैं और क्ष बनता है। इसीलिए ये बोल रहे हैं मैं कौन हूँ, संयुक्त अक्षर। फिर ज्ञ, ज्ञ, ज्ञ जो है ये कैसे बनता है, तो ज अधिकम य, एतयोः संयोगेन अहम भवामि, अतः अहमपि संयुक्ताक्षरम्। आशा करती हूँ कि आपको वर्णानाम संवादः समझ में आया होगा। ठीक है, स्वर दिए हैं, व्यंजन दिए हैं, और वो लोग क्या बोल रहे हैं इस प्रकार यहाँ पर दिया है कि वह क्या बोलते हैं अपने बारे में। बहुत ही सुंदर यह पाठ है। इससे हमें वर्ण का संवाद तो इतना सुंदर दिया है, और उसमें दिया है कि उनका उच्चारण स्थान क्या है, और उच्चारण स्थान वो होने की वजह से उनको वही नाम है। वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग हैं, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उसके बाद य र ल व ये जो है उनको अंतस्था कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया ही है, देखिए वर्णमाला करके दिया है, इसमें दिया है अंतस्थ व्यंजनानि य र ल व, उष्म व्यंजनानि, इनको उष्म व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनको अधिक और अधिक हमें उच्चारण स्थान में ज़्यादा समय लगता है और अधिक प्रयास करना पड़ता है, और इसीलिए इनको श, श, स, ह ये उष्म वर्ण उष्म व्यंजनानि सन्ति। अभिजात संस्कृते ळ नास्ति, केवलं वैदिक सूक्तेषु ळ, ये जो मराठी में ळ आता है ना, यह संस्कृत में भी है, यह बोल रहे हैं, और वो अभिजात संस्कृते नास्ति। अभिजात संस्कृत यानी अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो संस्कृत में नहीं है। वैदिक सूक्तेषु भवति, वैदिक जो सूक्तियाँ है उसमें रहता है। वैदिक सूक्ति यानी सुवचनानि, यथा श्लोकं पठामि वयं तथा, यथा वयं श्लोकं पठामः तथैव सूक्ति तत्र भवति ळ इत्यस्य प्रयोगम्। अत्र पठत बोधत, यहाँ पे देखिए, पिनाकफणि बालेन्दु भस्म मंदाकिनीयुता, पवर्ग रचिता मूर्ति पवर्ग प्रदायिनी। यहाँ पे प से सभी शब्द आए हैं, प फ ब भ म। प वर्ग रचिता मूर्ति ही, प वर्ग से रचित यह मूर्ति है, और प वर्ग प्रदायिनी, वही हमें कुछ देने वाली है। पिनाक फणी बालेन्दु भस्म मंदाकिनी युता, इस प्रकार यह श्लोक है। अभी भाषा अभ्यास है, तो आप लिख ही सकते हो तालिकाम पुरयत। रस्व स्वर कौन से है, यहाँ पे रस्व स्वर दिए हैं।
दीर्घस्वराः। अनन्तरं द्वितीय प्रश्न अस्ति अधोदत्तेषु वर्गेषु योग्यं वर्णं लिख सकते हैं आप लोग। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। अंतिम वर्ण ये संति जो अंतिम वर्ण है वह सभी को अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, ये जो अंतिम वर्ण है ना, यहाँ पे जो हमें रिक्त स्थान में लिखना है, ठीक है, उनको बोलते हैं अनुनासिक। य म ङ ण न ये अनुनासिक है, ध्यान में रखना, क्योंकि आगे में हमें कैसे लिखना है संस्कृत अक्षर, उसमें ये अनुनासिक और संधि में भी आगे के पढ़ने में बहुत काम में आते हैं, इसलिए ये ध्यान में रखना है। अधोदत्तान शब्दान पश्यत पठत उच्चारण भेदम अवगच्छत। आशयः विषयः, देखिए आशयः बोलते समय सरल तालु आता है। विषयः मूर्धन्य। मशकः मशकः श तालव्यः। मूषकः सकलः सकलः स दंत स्पर्श होता है। शकलः। बहुत बार हमने देखा है कि स का श होता है, जैसे बहुत सारे शब्द में हम स और श में भेद न करने की वजह से हमारा उच्चारण स्थान गलत होता है, और उसी के साथ लिखान भी, लिखने में भी हम गलतियाँ करते हैं। और जब हम कहीं व्याख्यान देना है या फिर कहीं अच्छी जगह आपको बोलना है या फिर आपकी नौकरी लग गई है और वहाँ पर बोलना है, और इस प्रकार अगर आपने बोल दिया तो आपको ही बुरा लगता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे हम सभी तो हम यह कर सकते हैं। समूहेतरम वर्णम चिनुत। समूह में 5 अक्षर दिए हैं, वो पांचों में अलग अक्षर कौन सा है, अलग वर्ण कौन सा है, वो ढूंढना है। क ख ग घ, बीच में ठ आ गया। क ख ग घ ङ, ऐसी एक पूरी लाइन होती है। कंठ वर्णाः, तो ठ वर्णम अलग। समूह एतरम अस्ति, समूह के बाहर कौन सा वर्ण होगा, ठ। समूह एतरम वर्णम चिनुत। चिनुत यानी समूह से अलग वर्ण का चयन कीजिए। चयनम कुरुत। प छ गलत हुआ, क्योंकि प फ ब भ म एते वर्णाः एक जैसे हो गए। फिर ई ए उ क्ष ओ कौन सा है, क्ष, क्योंकि क्ष संयुक्त अक्षर है तो ये वर्ण अलग हो गया। न ध थ च द, तथ दध न, तो च अलग हो गया। ठीक है, 5वां देखते हैं प्रश्न क्या है। शब्दम शुद्धम शब्दम चिनुत। रुचा, देखिए रुचा बहुत बार ऐसे लिखा जाता है, लेकिन रुचा कैसे लिखेंगे, तो दूसरा जो रुचा है वह बराबर है। ऋणम, ऋणम, रू लगेगा कि रू लगेगा, ऋणम। विश्वासः, कौन सा श लगेगा, तालव्य कि मूर्धन्य, तो तालव्य लगेगा। पृथ्वी, ऐसे पृथ्वी लिखते हैं। दूसरा जो लिखा है कि पहला वाला पृथ्वी सभी जानते हैं, पहला वाला जो रू की मात्रा वो जो दी है वह सही है, पृथ्वी। पहला जो पृथ्वी लिखा है वह सही है। ऋषि ही, तो रू इधर वाला आएगा। अभी 6वें में क्या दिया है, शब्दकोशे ज्ञानम तथा क्षमा इति शब्दद्वयम अन्विष्यत। यह शब्दकोश है, शब्दकोश है ना, डिक्शनरी में ढूंढना है आपको। अनुपठत, देवः, मालाः, कविः, नदीः, मतिः, भानुः, भानुः, धेनुः, देवैः, नद्योः, मतेः, गौः। इस प्रकार उसका विसर्ग का उच्चारण करना है। मैं जिस प्रकार बोली हूँ उसी प्रकार आप भी बोलकर देखिए। इस प्रकार यह वर्णानाम संवाद है। आशा करती हूँ आपको सभी को समझ में आया होगा और आप अभी इसके प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिख पाएंगे। धन्यवाद।